जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अभी से ही लगे होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए एक प्यारा सा शायरी लाए हैं, सुनिएगा। चलो उठो अब मंजिल की ओर बढ़ो, रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। अगर हौसला है तुम्हारे साथ तो मुश्किलें भी सलाम ठोक जाएगी। अगर हौसला आपके पास हो कि कुछ करने की, तो कितनी ही कठिन मुश्किलें क्यों ना हो, आप जरूर जीतेंगे, ये इतना समझिए। तो इसी उम्मीद के साथ हम एक आशा रखते हैं कि आप लोग अपनी अपनी तैयारी में तल्लीनता के साथ लगे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो गोधली हिंदी है, गोधुली, उसका क्या नाम है? गोधुली भाग 2 क्लास 10th का है। इसके पद भाग, जो पद हैं, एक्सरसाइज नंबर 4 पढ़ेंगे, जिनका नाम है स्वदेशी। अब इस वीडियो में हम लोग पहले जो लेखक साहब यानी कवि हैं, जिनका नाम है प्रेमघन जी, यानी पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यही उनकी तस्वीर है। इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग देखेंगे। बाद में इन्होंने जो कविता लिखी है, उस कविता के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके एक एक पंक्ति करके अर्थ समझेंगे, और दोनों से जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम लोग बारी बारी से देखेंगे। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो बिहार बोर्ड की दृष्टि से इस पाठ के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, उस सब हम अभी ही क्लियर कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखिए, सुनिए, तो आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलते हैं अपने वीडियो की रास्ते पर। सबसे पहले समझिए कि अभी जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उनका नाम है स्वदेशी। इस चैप्टर का क्या नाम है? यानी अपने देश के प्रेम से प्रेरित होकर के उन्होंने एक प्यारी सी कविता लिखे हैं। कौन लिखे हैं? तो नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपसे कि स्वदेशी कविता के कवि कौन हैं। तब पूरा नाम भी हो सकते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या शॉर्ट में रहेगा प्रेमघन। आपसे 4 ऑप्शन देंगे। एक रहेगा गुरु नानक, दूसरा रहेगा घनानंद, तीसरा रहेगा प्रेमघन, चौथा रहेगा रसखान। क्या लिखेंगे हम लोग? तब प्रेमघन लिखेंगे। ठीक है। अब इनका जन्म कब हुआ थोड़ा भाई? तो 1855 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ? 1855 में। जन्म स्थान यानी कहाँ हुआ है? तो मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम है मिर्जापुर, वहीं इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे प्रेमघन जी का जन्म स्थान क्या है, यानी कहाँ जन्म हुआ था? तब मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रेमघन का जन्म कब हुआ? तो 1855 ईस्वी। इतना याद रखेंगे। अब निधन की बात करेंगे तो 1922 ईस्वी, यानी 45 वर्ष यहाँ रखिए, अब 22 वर्ष ये रखिए, यानी 67 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। 2 बातें क्लियर हो गई। इनका जन्म 1855, मृत्यु कब? 1922। आगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये अपना आदर्श मानते थे। यानी एक यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ये भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। तो अब आपसे पूछेगा कि प्रेमघन किस युग के कवि थे, तो क्या लिखेंगे? भारतेंदु युग के कवि थे। जैसे रसखान की बात हम लोग पढ़े थे, तो रसखान जी किस काल के कवि थे? तो वहां पर हम लोग पढ़ते रीति काल के कवि थे। ठीक है ना। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि के रूप में उन्हें जाना जाता है। यानी किस काल? तो काल में था तो उनका क्या नाम था? रीति काल। इसी तरह से जैसे तुलसीदास के बारे में पूछा जाए
कालिदास के बारे में पूछा जाए, जो उस वो किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के कवि थे। ठीक है। इसी तरह से जैसे आप बहुत सारे ऐसे हैं जो सौंदर्य प्रेमी हैं, लेकिन कभी यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि ये किस युग के, तो युग का मतलब हुआ भारतेंदु युग, मतलब नहीं समझे कि जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र अच्छी अच्छी कविता लिखते थे, उस समय जितने कवि थे उनमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे लेखों में श्रेष्ठ भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो जिस समय इनकी अवधि थी, जिस समय इनकी अवधि थी, उसी समय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी भी लिखते थे। ठीक है ना। तो उसी काल को कहा गया है, या उसी समय को कहा गया है भारतेंदु युग। यानी बद्री नारायण चौधरी किस युग के कवि हैं, तब भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के। ठीक है। अब अपने जीवन में, यानी बद्री नारायण चौधरी जी अपने जीवन में, चाहे वो लेखनी हो या अपने व्यवहारिक जीवन हो, दोनों में भारतेंदु हरिश्चंद्र संबंधित बातों का पूर्णतः ध्यान रखते थे। यानी उनकी बातों का ना खूब आदर्श मानते थे। यानी किसी तरह के मतलब भावना को ना वह कभी ऐसे नहीं करते थे। ठीक है। चलिए, यानी कहने का अर्थ है कि अपने जीवन में किनको आदर्श मानते थे। जैसे भरी बहुत सारे लोग होते हैं, कोई कबीर को आदर्श मानते हैं, कोई गुरु नानक को कवि मानते, मतलब अपना गुरु मानते हैं। प्रेमघन जी किनको अपना गुरु मान रहे थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले थे, वो हमने क्लियर कर दिया। अब आगे चलते हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि देश दुनिया के कई भागों में उन्होंने भ्रमण किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश दुनिया के कई भागों में उन्होंने क्या किया था, भ्रमण किया था। और सन 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना किया था। देखिए, जो अच्छे कवि होते हैं, अच्छे समाज सेवी लोग होते थे, तो अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक संस्था का निर्माण करते थे। जैसे आप लोग सुने होंगे कि राजा राम मोहन राय थे, है ना, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। इसी तरह से दयानंद सरस्वती थे, आर्य समाज की स्थापना किया, है ना। तो ऐसे जितने भी लोग थे, महान महान लोग, तो उन्होंने अलग अलग संस्था का निर्माण किया था। ठीक उसी तरह से 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना किया। अब आपसे एक ऑब्जेक्टिव यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई रसिक समाज की स्थापना किसने किया, तब प्रेमघन जी। रसिक समाज की स्थापना कब हुई, तो 1874 में। रसिक समाज की स्थापना कहाँ हुई, तो मिर्जापुर में। क्योंकि देखिए रेड रंग से रंगा हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपकी बिहार बोर्ड की दृष्टि से। पूछा जाएगा रसिक समाज की स्थापना किसने किया, है ना। तो अब वहां पर हम लोग पढ़े, जैसे इतिहास में पढ़े होंगे, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना, है ना। तो ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग संस्था बनाई थी। तो भारतेंदु सॉरी ये प्रेमघन जी किस्म क्यों ना है, रसिक समाज की स्थापना किए हैं। कोई दिक्कत? कब? 1874। कहाँ किए थे? मिर्जापुर। उनकी साप्ताहिक एक पत्रिका प्रकाशन करते थे। साप्ताहिक का मतलब होता है सप्ताह में एक बार प्रकाशन। तो उस सप्ताह में एक बार प्रकाशन होती थी, उसका नाम था, याद रखिएगा, नागरी नीरद। ठीक है। तो लिखेंगे प्रेमघन जी की साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम, तो नागरी नीरद। क्या नाम था? और मासिक पत्रिका थे आनंद कांदनी। क्या नाम था? आनंद कांदनी उनकी मासिक पत्रिका थी। यानी एक साप्ताहिक थी, जो सप्ताह में एगो निकलती थी, महीने में 4 गो प्रकाशन होती थी। जैसे अभी के समय में आप पढ़े होंगे सरस सलील, ये 15 दिन में एक बार प्रकाशन होती है, यानी टोटल 2 महीने में 2 प्रकाशन होती है। ठीक है। तो उसी तरह से ये साप्ताहिक पत्रिका थी, सप्ताह में एक, यानी महीने का 4। ठीक है। और आनंद कांदनी एक मासिक पत्रिका थी, जो महीने में एक, जैसे अभी है प्रतियोगिता दर्पण। एक आप जाएंगे जब पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण, शहर बाजार में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि इस तरह के, वहां का लाइट जलाइए, लाइट शायद नहीं जला हुआ, इसीलिए थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है।
अरे बीच वाला टिपिए ना, सबसे बीच वाला, और आगे। चलिए बाजी, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि उनकी मासिक पत्रिका का क्या नाम है, आनंद कांदिनी, ठीक है। वे साहित्य सम्मेलन कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे हैं, यानी साहित्य सम्मेलन जब हुआ था कलकत्ता में तो उसके ये सभापति भी रहे थे। इनकी संपूर्ण रचना प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। याद रखिएगा, इनकी जो मतलब जितनी भी रचनाएं इन्होंने किया है वह किस नाम से संकलित है, तो प्रेमघन सर्वस्व। इनकी जितनी रचना है वो किस नाम से संकलित है, तो प्रेमघन सर्वस्व। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक सभी थे। यानी ये अच्छे कहानी भी लिखते थे, निबंध लिखते थे, नाटक भी अच्छी उन्होंने लिखा है, और एक अच्छे कवि भी थे, ठीक है ना। यानी इनकी रचना में कविता भी है, निबंध है, नाटक है। अब इनकी प्रमुख नाटक में याद रखिएगा भारत सौभाग्य। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि भारत सौभाग्य किनकी नाटक है, तो याद रखेंगे प्रेमघन। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की प्रमुख नाटक कौन है, तो क्या बताएंगे, भारत सौभाग्य। ये इनकी सबसे प्रमुख नाटक है, याद रखेंगे। और दूसरा है प्रयाग राम गमन। क्या नाम है, प्रयाग राम गमन। ये दूसरी उनकी प्रमुख नाटक है। तो अभी पीछे पढ़ रहे थे हम लोग उनकी साप्ताहिक पत्रिका और उनकी मासिक पत्रिका, साथ ही साथ उनकी कई किताब भी हैं जो एक प्रेमघन सर्वस्व के नाम से क्या है, संग्रहित है। साथ में उनकी प्रमुख नाटक हमने देखा। अब आगे चलते हैं। इन्होंने जीर्ण जनपद नामक काव्य लिखा, जिन्होंने गांव के जीवन की झलक मिलती है। याद रखेंगे, यहाँ पर जीर्ण जनपद एक महत्वपूर्ण रचना है उनकी। उन्होंने अपने जीवन में गांव से जुड़ी हुई कुछ रचनाओं को उन्होंने लिखा था, जो गांव के झलक के बारे में दर्शाती है। उसका नाम है जीर्ण जनपद। आपसे पूछेगा वहां से कि जीर्ण जनपद किनकी रचना है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। या ऐसे भी पूछ सकता है कि जीर्ण जनपद में किसकी झलक मिलती है, चलिए बाजी। तो हम लोग पढ़ रहे थे उनकी जीर्ण जनपद नामक उन्होंने एक रचना रची जिसमें ग्रामीण झलक दिखाई देती है। अगला है उनकी भाषा जो है बुआ, याद रखेंगे वर्ज भाषा है। माने उन्होंने जितनी भी रचना लिखी है किस भाषा में लिखी गई है, तो वर्ज भाषा में। अभी तक आप पीछे भी देखे थे कि गुरु नानक थे, वो भी किस में लिखते थे, वर्ज भाषा में लिखते थे। रसखान की रचना है जितनी सवैया और छंद है वो किस भाषा में लिखी गई थी, वर्ज भाषा में। ठीक उसी तरह से इनकी भी रचना किस भाषा में लिखी गई है, वर्ज भाषा में। बाद में ये खरी बोली में चले गए, पहले वर्ज भाषा में लिखते थे, अब बाद में फिर खरी बोली लिखना शुरू कर दिए थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद और सामंतवाद का विरोध किया, क्योंकि उस समय हमारे देशों में अंग्रेजी शासन थी। तो खास करके जितने अच्छे अच्छे कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, तो लड़ तो नहीं सकते थे, क्योंकि जो विद्वान होते हैं ना वो शरीर से नहीं लड़ते थे, अपनी लेखनी के माध्यम से लिखते थे। ऐसे हमारे प्रेमचंद्र के बारे में नाम सुना होगा। प्रेमचंद्र भी ऐसे लेखनी लिखते थे, अंग्रेजों के विरुद्ध वो लिखते थे। ठीक उसी तरह से हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी भी किसके विरोध में लिखते थे, अंग्रेजों के विरोध में। यानी भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रही थी और सामंतवाद और साम्राज्यवाद, इसके विरोध में उन्होंने कई रचनाएं भी की है। अब चलते हैं प्रस्तुत पाठ जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, प्रेमघन के सर्वस्व से संकलित है। याद रखें, प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्वदेशी कविता है वह कहां से लिया गया है, तो याद रखेंगे प्रेमघन सर्वस्व। कहां से लिया गया है, प्रेमघन सर्वस्व। इन दोनों में नवजागरण का स्वर मुखरित है। यानी भारत में जो भारतीयता अब खत्म होती जा रही है, हम लोग अंग्रेजों के अधीन होते जा रहे हैं, इसी बात पर उन्होंने इस कविता को लिखा है। अब उसी के बारे में हम लोग धीरे धीरे एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी आप पढ़ रहे थे हमारे जो कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, उनके जीवन परिचय। थोड़ा सा एक बार पीछे चलते हैं।
अगर आप पढ़े हैं तो थोड़ा सा बताएं हमें कि इनका जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में हुआ था। बहुत सुंदर। उनकी मृत्यु कब हुई? 1922। इनकी प्रमुख नाटक कौन है? भारत सौभाग्य। याद रखेंगे आप, प्रमुख नाटक कौन है? ठीक है। उन्होंने ऐसी कौन सी रचना लिखी है जिनमें गांव की झलक दिखाई पड़ती है? जीर्ण जनपद। ठीक है। चलिए, उन्होंने एक समाज की स्थापना, यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी एक समाज की स्थापना की है। उस समाज का क्या नाम है? रसिक समाज। रसिक समाज कहाँ किए थे? तो मिर्जापुर में। ठीक है। और कब किए थे? 1874 ईस्वी में। अच्छा, अपने जीवन में ये किसे आदर्श मानते थे? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेमघन जी किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के, या भारतेंदु युग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो आशा उम्मीद है सब लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं कि स्वदेशी कविता में उन्होंने क्या क्या लिखा है। एक एक पंक्ति को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कविता में अगर गौर करके देखिएगा तो जितनी वहां पर दोहे हैं, दो दो पंक्ति का है ना? तो दो दो पंक्ति का है, इसका मतलब क्या है? वो दोहा है। दो दो पंक्ति का है, इसका मतलब क्या है? वो दोहा है। तो चलते हैं एक एक दोहा का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। सबे विदेशी वस्तु नर, गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अर्थ एक एक पंक्ति का आप लोग लिख के लाइएगा, साथ ही साथ उसको याद कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। क्योंकि परीक्षा में किस तरह से पूछे जाते हैं, आपसे ये दो पंक्ति दे दिए जाएंगे और कहेंगे इसका अर्थ लिखिए। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्या कहते सुनिएगा, सबे विदेशी वस्तु नर, यानी भारत में सबे विदेशी माने सभी कुछ विदेशी, वस्तु यानी सामान, नर माने लोग, यानी भारत में अब जो भारत के लोग हैं और भारत में जो भारतीय वस्तु है वह भारतीय नहीं रहा, सब कैसी दिखाई पड़ रही है? विदेशी दिखाई पड़ रही है। गति रति रीत लखात, यानी यहाँ के लोगों की जो रीति रिवाज है, यहाँ की जो रहन सहन है, सब कैसी दिखाई पड़ रही है? विदेशी दिखाई पड़ रही है। भारतीयता कछु नब, माने भारत में लोगों में भारतीयता बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, भारत में दर्शाती, यानी भारत में दिखाई नहीं देता। ठीक है, यानी उन्होंने क्या कहा हमसे कि हम भारत में हैं और भारत में भारतीयता बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, क्योंकि भारत में जो वस्तु उपयोग की जा रही है वो विदेशी, यहाँ के लोग विदेशी नजर आ रहे हैं, यहाँ के रहन सहन, यहाँ की जो चाल चलन है, यहाँ की जो खान पान है, सब कैसी दिखाई पड़ रही है? विदेशी दिखाई पड़ रही है। क्लियर? स्वाभाविक सी बात है, हम लोग जब अंग्रेजी शासन में थे तो उससे पहले बिल्कुल भारतीय भाषा में, भारतीय ड्रेस में, भारतीय सब कुछ था हम लोगों का। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आई, धीरे धीरे हम लोगों के पोशाक में बदलाव आ गया है। अभी जो हम पहरे हुए हैं ये, ठीक है, और नीचे का जो ये फुल पैंट है, ये हमारी भारतीय पोशाक नहीं है, ये कहाँ की पोशाक है? अंग्रेजी पोशाक है। हम लोग उसको अपना लिए हैं। यही चीज को देख करके प्रेमघन जी इस तरह से लिखते हैं कि भारत में अब भारतीयता दिखाई नहीं दे रहा है। कैसी दिखाई पड़ रही है? सब कुछ विदेशी। तब पहली दोहे का अर्थ समझ गए, चलते हैं आगे। मनुज भारती देख कोई सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधों के हैं ये क्रिस्तान। समझिएगा, कहते हैं मनुज भारती, मनुष्य भारती यानी भारत में जो मानव हैं, भारत के जो लोग हैं, नर हैं, देख कोई, देख करके कोई ये नहीं पहचान सकता है, सकत नहीं पहचान, ये नहीं बता सकता है कि ये भारत के क्या हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, या अन्य प्रकार के जो ईसाई धर्म के लोग हैं ये हैं, कौन है? क्योंकि पहले अलग अलग लोगों की पहचान हुआ करती थी। देखे होंगे हमारे हिंदू भाई,
धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते, और साथ में एगो खूब सबसे बढ़िया एगो अच्छा सा टिकी रखते और टिकी को बांध के रखते, है कि नहीं। तो ये उनकी पहचान होती थी। जैसे टिकी लम्हर होगा और साथ में क्या होता था, उसको बांध के रखते थे, इससे ये पता चल जाता था कि कौन है, हिंदू है। ठीक है। उसी तरह से हमारे जो इस्लाम धर्म के लोग होते थे, नहीं, उनकी एक अलग सी दाढ़ी हुआ करती थी ऐसे करके अलग से, ठीक है, उनकी एक पहचान होती थी, देख करके पता चल जाता था कि ये क्या है, मुसलमान है। उसी तरह से क्रिस्तान की अपनी पहचान हुआ करती थी, लेकिन यानी जो ईसाई धर्म के लोग होते थे, उन क्रिश्चियन, उनकी एक अलग पहचान होती थी। अब देखिए बिल्कुल बदलाव आ गया, हिंदू का टिकी गायब हो गया, है कि नहीं, सब बराबर रहते हैं, और मुसलमान का दाढ़ी गायब हो गया। अब बहुत सारे मुसलमान दाढ़ी नहीं रखते हैं, अब उसको देख करके खड़ा कर दीजिए बगल में, तो ये पता नहीं चलेगा कि ये हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। यानी बिल्कुल भारतीयता खत्म हो गई। हमारी भारत की वो संस्कृति थी, वो पहचान थी कि भाई हिंदू लोग हैं तो टिकी होगा और वो बंधर होना चाहिए, ठीक है। तो वो पहचान हमारी क्या हो गई, कब, जब अंग्रेजी शासन आई तब। कोई दिक्कत, ये कौन कह रहे हैं, हमारे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो वही कहते हैं यहाँ पर कि मनुज भारती देख कोई, यानी भारत के लोगों को देखकर सकत नहीं पहचान, कोई ये नहीं पहचान सकता है कि वह मुसलमान हैं कि हिंदू हैं या कौन से संप्रदाय के लोग हैं, ये देख करके पहचाना नहीं जा सकता है। यानी बिल्कुल बदलाव आ चुका है, पहले जो थे अब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, तीसरे पंक्ति का क्या अर्थ लिखते हैं, सुनिएगा। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, पढ़ी विद्या परदेश की, यानी ये बदलाव के कारण है। प्रेमघन जी क्या कहते हैं, इस बदलाव के कारण है पढ़ी विद्या प्रदेश की, यानी आप किसको पढ़ रहे हैं, विदेशी विद्या पढ़ रहे हैं। जब आप पढ़े होंगे, जब हमारे भारत में अंग्रेज आए थे तो लॉर्ड मैकाले का मानना था कि अगर खेतों में अच्छी फसल लगानी हो तो पहले खेत को जोत दीजिए। ये कौन कहते थे, लॉर्ड मैकाले। मतलब क्या, जिस समय वो भारत में आए थे उस समय भारत के लगभग गांवों में एक एक पाठशाला हुआ करती थी, गुरुकुल जिसको कहते थे, छोटे छोटे आश्रम होते थे, वहां बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते थे, उन्हें भारतीय तरीके से उन्हें भारतीय शिक्षा दी जाती थी। अब उनका मानना था कि अगर भारत के लोगों को अपना भक्त बनाना है तो उसको अंग्रेजी शिक्षा दीजिए। इसलिए उन्होंने नियम पहले पारित किया कि भारत में जितनी गुरुकुल हैं, जितनी भारतीय पाठशाला है, उसको बंद करिए, ठीक है, और क्या खोला जाएगा, स्कूल खोला जाएगा। और हम लोगों को पढ़ने के लिए प्यारी सरकार की फर्स्ट बुक मिला था। प्यारी सरकार यानी अंग्रेजों के लिए अंग्रेजी किताब मिला और हम लोग अंग्रेजी पढ़ना शुरू किए। अब जैसा पढ़ेंगे वैसे ही ज्ञान होगी क्या, तो वही कहते हैं पढ़ी विद्या परदेश की। हम लोग किसकी शिक्षा पढ़ रहे थे, विदेशी शिक्षा पढ़ रहे थे। बुद्धि विदेशी पाए, तो जैसा पढ़े वैसा ज्ञान मिला मुझे। भारतीयता का ज्ञान, भारतीय शिक्षा तो हम पढ़े ही नहीं, तो भारतीयता ज्ञान हमें मिला ही नहीं। अब क्या कहते हैं, चाल चलन परदेश की, यानी परदेशी चाल चलन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन्हें गए गए अति भाई, माने गई इन्हें अति भाई, माने इनको बहुत अच्छा लगा ये चाल चलन। अपनी चाल चलन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन विदेशी चाल चलन बहुत अच्छा लगता है और उसी को हम लोग अपना लेते हैं। यानी हमारे पहले भारतीय लोग होते थे, कहते थे कि मूछ नहीं तो मर्द नहीं, है कि नहीं। अब मूछे गायब हो गया सबका, है ना, ये चाल चलन समझे। ये क्या है, मर्द की पहचान होती थी मूछ, अब मूछे गायब हो गया। नहीं, तो कहने का अर्थ है कि ये हमें चाल चलन किसका अच्छा लग गया है, विदेशी। अब देखिए, अब बारात जाइए, अब बारात जा करके वहां पर आपको अगर पंक्ति में बिठा करके नीचे भले दरी में बैठा करके खिलाया जाए, आपको लगेगा कि बिल्कुल पुराना ढंग से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। वहां पर होना चाहिए कौन सिस्टम, वो बफर वाला सिस्टम ना जी, बॉक्स वाला, हाँ, उसमें जाइए मांग मांग करके
खाइए। भाई हम तो उसके विरोधी लोग हैं। हम कहते हैं कि भाई वो बॉक्स वाला सिस्टम ना बिल्कुल गलत है। थोड़ा उसको समझिए कि वो जो लोग आए हैं हमारे मेहमान हैं। वो जो लोग आए हैं ना वो हमारे मेहमान हैं, ठीक है। और मेहमान मांग मांग के खाए, ये अच्छा नहीं लगता है। क्या लगता है भाई? लेकिन ये आधुनिक है, भारतीयता इसमें नहीं है, आधुनिकता है। तो हमें उनकी चाल चलन अच्छी लगती है ना। अब हम लोग तो कम से कम कुछ ठीक है। जब आप शहर जाएंगे तो शहर से आने के बाद लोगों का देखिएगा पूरा हुलिया चेंज रहता है बिल्कुल। एगो कान वाला ऊपर में पहन ले रहेगा इतना बड़ा लड़का, एगो नीचे में रहेगा ऐसे पहन ले, है कि नहीं। तरह तरह की बातें। तो ये क्या है, आई पूरा मुंडन उंडन और करके आएगा वहां से। हमारा भाई भी गया था, जब जब रिटर्न आया कलकत्ता से कुछ दिन बाद, तो हम बोले क्या वहां सब लोग ऐसे ही रहते हैं? तो जबकि यहाँ था तो पूरा मूछ रखे हुआ था, और जब वहां कलकत्ता गया कुछ दिनों के लिए तब पूरा सफा चट करके आया चक्कन चुनमुन। तो हम पूछे उसे कि ये क्या कर लिया, तुम दूसरे रंग दिखाई पड़ता है, पहली बार उसको देखे। तो बोला कि वहां पर ना सब ऐसे ही लोग रहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हमारी जो चाल चलन है ना वो हमें अच्छा नहीं लगता है। कौन अच्छा लगता है? विदेशी वाला लगता है। चलिए, तो तीसरा समझ गए। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। ठठे विदेशी ठाठ सब, वनियो देश विदेश, सपने हो जिसमें न कछु भारतीयता लेस। यानी देखिए कहते हैं ठठे विदेशी ठाठ सब, यानी हमारी जो ठाठ बाट है वो सब विदेशी है, भारतीयता अब कछु नहीं है। माने कहीं भी आपको भारतीयता नहीं दे। कहने का अर्थ है कि पहले जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, एक खाट होती थी। अगर नहीं पढ़ने का मन है बस बस्ता ले लीजिए, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शांति से सुनिए, आ नहीं मन हो तो बाहर जाके बैठ जाइए आराम से। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या कह रहे हैं कि जो पहले जो सेठ हुआ करते थे अपने दरवाजे पर एक खाट बिछाते थे, खाट पर आराम से सोते थे, और हुक्का चिलम लगा करके आराम से धूकते रहते थे। वो ठाठ बाट गांव शहर में भारतीय तरीके से गांव बनाते थे, मतलब घर बनाते थे, माने इंडियन स्ट्रक्चर में घर होती थी उनकी। दरवाजे पर नौकर चाकर हुआ करती थी, हाथी घोड़े हुआ करते थे। लेकिन अब वो सब कुछ नहीं, ठाठ बाट भी बदल गया है। अब हाथी घोड़े नहीं, दरवाजे पर होगा, नहीं नहीं कुत्ता होगा तो होगा ही, साथ वो क्या कहते हैं उसको, अरे गाड़ी जो होती है नया नया वाला, कौन चीज है, फॉर्चूनर है। अरे एगो थार, थार नहीं का वाला नहीं आया है, काला रंग का रहता है, वो थार वाली है कि नहीं, वो होना चाहिए भाई। इसका वैल्यू, पहले हाथी हुआ करता था उसका वैल्यू था। तो ये ठाठ बाट जो है ना वो सब भी कैसा हो गया, विदेशी हो गया है। नया अब धोती कुर्ता वो नहीं पहनेंगे, अब जो है क्या पहनेंगे, वो अच्छा वाला कोट पैंट पहनेंगे, उसमें माला धाला लगल रहेगा। नहीं, तो चलिए, कहने का अर्थ है कि उनकी जो ठाठ बाट सब कैसी है, विदेशी। कुछ भारतीयता कछु नहीं है, कहीं भी दिखाई नहीं देता है। अब आगे चलिए, बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिलू हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। यानी हम भारत के लोग हैं, हमारी मातृभाषा, मूल भाषा, राजभाषा, चाहे आप जो कहिए, सब भाषा हिंदी है ना। लेकिन अब भारत के लोगों को पूछिए, तब भारत के लोगों में अब हिंदू से हिंदी की भाषा अगर पूछिए तो उन्हें मालूम ही नहीं है। बोलते चलेंगे आप, बीच बीच में अंग्रेजी लगाते ही चलेंगे, है कि नहीं। और नहीं, अगर ज्यादा संभव हो तो अंग्रेजी बोलेंगे। भाई हम लोगों को तो अंग्रेजी नहीं आता है, तो हम लोग देखते हैं कोई लोग शहर से आते हैं और फटाफट अंग्रेजी में बोलना शुरू करते हैं, तो हम चुपचाप उसका मुंह देखते हैं। ऐसे हुआ था एक बार, एक आदमी आया फटाफट अंग्रेजी बोलते जा रहा था, तो हमको नहीं आ रहा था, तो हम मुंह देख रहे थे। तो एक व्यक्ति बोला कि सर आप, उसका बड़ा गौर से मुंह देख रहे थे। तो हमने बोला हमको लगा कि फैक्ट्री खुल रहा है बंद हो रहा है, फैक्ट्री खुल रहा है बंद हो रहा है, हम तो कुछ समझे नहीं हूँ क्या अंग्रेजी। यानी भारत के लोगों को, बहुत सारे लोग अभी भी अंग्रेजी बोलना हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। अब जैसे आप स्टूडियो बोलिए तो ये अंग्रेजी भाषा है, उसका हिंदी आपको मालूम नहीं होगा। मोबाइल है, एक मूर्ख से मूर्ख जो औरतें होंगी पुरुष होंगे उनसे पूछिए तो बताएंगे कि मोबाइल है, लेकिन इसका हिंदी क्या होगा ये उन्हें पता नहीं है।
यानी कहने का अर्थ है कि बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिलो हिंदू लोग। हिंदू लोग से पूछिए तो हिंदी भाषा ही उन्हें मालूम नहीं है, जो भारत की मूल भाषा है। अब उन्हें मालूम अंग्रेजी भाखन करत, माने अंग्रेजी में ही हर चीज बोलेंगे वो। अंग्रेजी उपभोग, और अंग्रेजी उपभोग का मतलब है अंग्रेजी चीजों का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं। यानी अंग्रेजी पोशाक हो, अंग्रेजी भोजन हो, है कि नहीं। पहले के लोग, आप अपने दादा दादी से पूछा करेंगे तो बताएंगे कि हम लोग पेठिया पर जाते थे तो बेसन का कचरी या बेसन का झिल्ली, हाँ हाँ, हमारी दादी माँ हुआ करती थी तो हाट जब जाती थी बचपन में तो लाती थी वो बेसन का ना, ऐसे ऐसे करके जिलेबी, जिलेबी, उसको जिलेबी समझिए, बेसन का जिलेबी है ना, तो उसको लोग कहते थे झिल्ली है ना। लेकिन अब लाते हैं, अब लाएंगे बर्गर, पिज्जा, मोमो, ब्रेड, और कौन कौन चीज आता है जी भाई, ये सब खाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हमारी भोजन भी कैसी है, अंग्रेजी हो गई है। पोशाक तो हुआ ही, भाषा तो हुआ ही, मकान हमारा अंग्रेजी, सब कैसा हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे वही बात उन्होंने लिखा, समझिएगा। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। देखिए क्या कह रहा है, हमारे देश के विपरीत जो भारत है ना, भारत में जो भारतीयता होनी चाहिए, भारत में जो चीजें होनी चाहिए, अब वो नहीं है। हमारी वाहन वो विदेशी। पहले हमारी वाहन क्या होती थी, रथ होती थी, बैलगाड़ियां हुआ करती थी। नहीं, हम भले हम लोग आधुनिकता के दौर में आए हैं, वो अलग सी मैटर है, लेकिन पहले हमारी क्या होती थी, बैलगाड़ी। हमारे गांव से हम लोग देखते थे कि अगर किसी औरतों को जाना होता था, बैलगाड़ी पर दो लकड़ियों को बांध दिया जाता था, फट्टी को ऐसे मोड़ करके, उसके बाद साड़ी का या जाजिम जो होता था, दरी, उसको घेर दिया जाता था, इसको कहते थे ओहार, है ना। उसमें औरतें लोग बैठ की जाती थी। हम लोग बच्चा जब होते थे तो और बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते थे, तनी उठा के कन्या का मुंह देख लेते थे, देखो ना। हाँ हाँ, हंसने की बात नहीं है। नहीं, अब जा रहा है कोई भाई, जो पहचान वाले होते थे, अब देखे तो नहीं कन्या का मुंह कैसे है भाई, तो क्या करते थे, बैलगाड़ी अपना जा रहा है आगे से, अब पीछे से लटक गए, लटकते लटकते गए से चढ़ गए ऊपर, चढ़ के अगुआ से ना के साड़ी उठा के ना के देख लेते थे। अब हाँ, बैलगाड़ी वाला डंटा पटकता है, ए भागो 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 भागो, हम लोग जाते। अब नहीं जाते, अभी जाएंगे तो बवाल हो जाएगा थोड़ा सा। पहले वाली बात कुछ और होती थी बचपन में, 5 साल 7 साल 8 साल में नहीं। अभी तो लाठी लेके दौड़ेगा भाई, घर में घुसा देगा। चलिए आई किताब नहीं जी। तो हमारी जो वाहन है वो भी विदेशी, वसन माने हमारी जो आदतें हैं वो विदेशी, वेश रीति हमारी पोशाक विदेशी, और नीति जो हमारी जो काम करने के तरीके हैं वो विदेशी। अंग्रेजी रुचि गृह यानी हमारी घर की जो बनावट है वो कैसी, सकल वस्तु, ये सारी चीजें कैसी दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल अंग्रेजी। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीयता सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। यानी कहते क्या सुनिएगा, हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि हिंदुस्तान का नाम कहने से, माने अगर इनसे पूछा जाए भाई कहाँ के आप, तो इनको लाज लगता है भारतीयता बोलने में। जैसे बिहार के लोगों को बिहारी बोलने में लाज लगता है। इससे पहले हमारी जो सरकार हुआ करती थी, अब जिनकी सरकार थी, तो बिहार को ना घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि बिहारियों में ना मतलब समझिए तो एक तरह की चोरी की भावना थी, सरकार अच्छी नहीं थी, जिसके कारण यहाँ पूरे देश में बिहार को ना पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता था। अभी भी आप पढ़ेंगे क्लास 10th में, तो वहाँ परीक्षा जब देने जाइएगा बिहार बोर्ड का, तो वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि बीमारू राज्य किसे कहते हैं, तब बिहार को लिखिएगा, बीमारू राज्य भाई। तो बिहार का नाम कहने से लोग को लाज लगता था कि हम बिहारी हैं। ठीक उसी तरह से भारत के लोग को ना भारतीयता कहने यानी कि हिंदुस्तानी कहने में उनको लाज लगता है। तो हमारे कविवर कहते हैं, प्रेमघन जी क्या कहते हैं सुनिएगा, हिंदुस्तानी नाम सुनी, हिंदुस्तानी के नाम कहने में अब ये सकुची लजात, उनको लज्जा लगती है, भारतीयता सब वस्तु ही सो ये हाय निघात। यानी भारत की जो वस्तुएं हैं
उसको वो घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यानी कहने का अर्थ ये पोशाक अगर होगा, दो नाली वाला फुल पैंट जो होता है उसमें दो नली है, नहीं देख रहे, एगो इन्हें नली है एगो हैने नली है, दोनों में दो टंगड़ी घुसा देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दुनलिया, हमारे पिताजी कहते थे। हाँ हाँ, इसको कहते हैं दुनलिया। अरे सबसे बड़ी बात, इस सबसे खतरनाक चीज है, ठीक है। आइए किताब की ओर। तो हम लोग पुराने वाली पोशाक, पुरानी वाली चीजों जो भारतीय चीज है उसको ना हम लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। दोहा नंबर 8 में क्या कहते हैं, सुनिएगा। देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा, बसे अंग्रेजी माल। देखिए, देश नगर बानक बनो, हमारा देश जो है ना वो समझिए एक तरह से बेकार हो चुका है। कैसे? तो सब अंग्रेजी चाल, पूरा तो सब अंग्रेजी चाल चलन तो है ही है, पोशाक तो हमारा है ही है, सब कुछ। हाटन में देखो भरा, आप जाइए बाजार हाट में, सब कुछ विदेशी चीज मिलेगी आपको वहां पर। अब अपने हमारी दुकान में जाइए, आप जो लगाते हैं वो ना, वो मेकअप वाला होता है, उसका नाम है फेयर लवली। हाँ, तो वो अपने देश की नहीं है, वो विदेशी है, वो अपने देश की कंपनी नहीं है। आप खाते होंगे चॉकलेट, खाते हैं कैडबरी, नहीं डेयरी मिल्क, ये कैडबरी कंपनी का आता है डेयरी मिल्क, तो ये कहाँ की है? विदेश की कंपनी है। मंच खाते हैं नेस्ले कंपनी का है, वो कहाँ की है? विदेश की है। इसी तरह से आप डाबर कंपनी का खाते हैं, वो कहाँ की है? विदेश की। अरे भाई, आप हमारे देश में हमारी देश की वस्तुएं है ही नहीं, सब कुछ विदेशी नजर आएगी। मोबाइल खरीदिए, वीवो है, ओप्पो है, अपने देश की है ना। जो मोबाइल है हेलो मोटो, इतना मोट के मोबाइल देता है, वो लोगों को पसंद नहीं है, भारतीयता पसंद ही नहीं है। खरीदेंगे कौन? वीवो, ओप्पो, सैमसंग, है ना। और वो क्या कहते हैं, एगो जो आधा से वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं? एप्पल, एप्पल कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, हमको नहीं बुझ नहीं आता तो हम बोल देते हैं अपना आधा सेव वाला। हाँ, तो वो एप्पल वाला मोबाइल भी अपने देश की, सब कहाँ की है? विदेश की। तो वही कह रहे हैं कि आप बाजार में जाइए तो आपको देसी चीज कम मिलेगी, पूरा विदेशी वस्तु भरी पड़ी। कोई दिक्कत? अब आगे क्या कहते हैं देखिए, सुनिएगा। जिनसो समलत सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली। बाप रे बाप, ई का हो रे भाई, ढीली ढीली, देश प्रबंध करेंगे यह कैसी खाम ख्याली। अब देखिए यहाँ पर हमारे प्रेम घन जी पूरा तो समझाए, और समझाते समझाते एगो बड़ा कटाक्ष कर दिए, व्यंग कर दिए। किस पर? जो सुविधा भोगी लोग हैं, जो नेता लोग हैं सुविधा भोगी लोग, उस पर उन्होंने व्यंग किया है। क्या कहा है सुनिएगा। जिनसे संभल सकत नहीं, तनिक धोती ढीली ढीली, यानी जो लोग की धोती ढीली है, उन नेताजी से तो अपना धोती संभलता नहीं है, ऐसे करके खोस के चलेंगे, ऐसे करके, है कि नहीं? उन पर जो है हम देश का भार दे रखे हैं। मतलब कहने का अर्थ है उनका ये है कि जिस व्यक्ति पर हमने देश का भार रखा, वो देश का भार सही ढंग से निभाने के लिए तैयार नहीं है। यानी मान लीजिए जो लोग हिंदी विकास के नेता है, हिंदी मंच के नेता है कि हिंदी का विकास करेंगे, उनका बेटा इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। वो भारत के जो भारतीयता कोई हिंदी स्कूल होगी उसमें वो नहीं पढ़ रहा होगा, उनका बेटा कहां पढ़ रहा होगा? माने वो कह रहा है कि हम भारत में हिंदी का विकास करेंगे, लेकिन हमारा बेटा कहां पढ़ रहा है? तो क्या विकास करिएगा? यानी देश में जो देश के नेता है उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है, कहा कि ये लोग के कारण ही हमारे देश की स्थिति अब ऐसी हो चुकी है, देश प्रबंध करेंगे यह कैसी खामख्याली। माने उन पर अगर देश का भार छोड़ दिया जाए तो आशा नहीं है कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। ऐसा नेता पर, सुविधा भोगी लोगों पर उन्होंने क्या किया है? व्यंग किया है। अब आगे देखते हैं, लास्ट हमारा दोहा है शायद। दास वृत्ति की चाह चहूं, दिसी चारहूं वरण बढ़ाले, करद खुशामल झूठ प्रशंसा, मानहूं बने डफाली। डफाली कौन है भाई? तो जो सुविधा भागी लोग, जिसको चापलूस कहिए, जिसको आप वो क्या कहते हैं उसको, ना 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 ना, अरे जो लोग नेता लोग का खुशामद करके अपनी काम निकालते हैं,
चालाक, जो समझिए उसको। तो उन पर उन्होंने फिर से व्यंग किया है, यानी हम भारतीयों पर व्यंग किया है। अब भारतीयों पर क्या कहते हैं, देखिए, दास वृत्ति की चाह चाहूं। अरे नेता को तो छोड़ो, तू लोग की अपनी चाल चलन अच्छी नहीं है। भारतीय लोगों पर व्यंग किया उन्होंने कि दास वृत्ति की चाह चाहूं। तुम लोगों की अपनी आदत जो है ना, भारत के लोगों की जो आदत है ना, वो भी कैसी है, दास वृत्ति है। अपना काम करने का नहीं, नौकरी करने की आदतें बनी चुकी है आप लोगों को। फिर कहते हैं चारहु बरन बढ़ाली, यानी लोगों की, दूसरों की खुशामद करते हैं, दूसरों की प्रशंसा करते हैं। करत खुशामद झूठ प्रशंसा, माने लोगों के अपना काम निकालने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करना, उनका खुशामद करना, करके अपना काम निकालते हैं। यानी जो भारतीय लोग हैं, जो दूसरों की प्रशंसा झूठ का अपना उनका कहते हैं, उन पर उन्होंने व्यंग किया है। चलिए, तो ये संपूर्ण कविता थी। कविता का अर्थ हमने एक एक पंक्ति बताने का प्रयास किया है। अब पूरा कविता का निचोड़ क्या समझिए। उन्होंने भारत में जो भारतीयता लोप होती जा रही है, गुम होती जा रही है, इन पर उन्होंने व्यंग किया है। साथ ही साथ भारतीय लोग और साथ यहाँ के नेता पर उन्होंने व्यंग किया है कि भारत के लोग की अपनी आदत सही नहीं है, और यहाँ के लोग, नेता जो हैं, जो देश के विकास के नाम का ठेंगा रचते हैं, वो भी सही नहीं है। और इनके कारण भारत से भारतीयता क्या हो गई है, लोप। अब लोग विदेशी चीजों का ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी पढ़ रहे थे आप पहले तो कवि परिचय, साथ ही साथ कविता। अब यहां से कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब बताएंगे कि आपने अभी तक क्या सीखा। ठीक है, चलिए, इतना तो आप सीख ही गए होंगे। अब थोड़ा सा चलेंगे हम लोग। चलिए, थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था भाई? हम लोग पढ़े ना अभी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था, मिर्जापुर। अच्छा, मिर्जापुर पड़ता कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका? किसी को दिक्कत? चलिए, अब आगे चलते हैं। दूसरा नंबर, प्रेम घन का जन्म कब हुआ था? 1855 में। कब हुआ था भाई? ठीक है, आए, अच्छा गड़बड़ा गया लिखने में, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। प्रेम घन किस युग के साहित्यकार थे? तो किस युग के थे? नहीं नहीं नहीं, गलती। अरे हल्ला का इतना कर रहे हैं भाई? भारतेंदु युग, स्थिर से भी बोलिएगा तो उसको बोला जा सकता है। किस युग के थे भाई? ठीक है, तो याद रखेंगे, प्रेम घन किस युग के साहित्यकार हैं? भारतेंदु युग के। अगला है, जीर्ण जनपद किनकी रचना है? अभी हमने बताया था कि प्रेमघन जी एक पुस्तिका की रचना की जिनमें गांवों की झलक दिखाई देती है, उसका नाम था जीर्ण जनपद। तो जीर्ण जनपद किनकी रचना हुई? चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएंगे? ए जाएंगे। आगे चलेंगे थोड़ा सा। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो हम लोग पढ़े थे अभी कि दो दो पंक्तियों का है, इसलिए क्या होगा, वो दोहा। चौपाई में तो चार चार पंक्तियों का होता है ना, लेकिन यहाँ कितना है भाई? दो दो पंक्तियों का है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोहा हो जाएंगे। आगे, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य? माने विदेशी कह रहे थे तो किस पर ज्यादा संकेत कर रहे थे? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और डेनमार्क। क्यों? क्योंकि उस समय भारत में किसका शासन था? ब्रिटेन यानी अंग्रेजों का शासन था, इसीलिए उन्हीं पर संकेत है कि अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, यानी ब्रिटेन, है ना। चलिए, इनमें कौन उनकी नाटक है, यानी प्रेमघन जी की प्रमुख नाटक कौन है? तो भारत सौभाग्य। कौन सा है भाई? विद्युत कट गई थी उसके लिए सॉरी। चलते हैं,
तब विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य भाई? तब ब्रिटेन से। अब आगे क्वेश्चन सुनिएगा, इनमें कौन नाट्य कृति है, माने उनका नाटक है? तो याद रखेंगे भारत सौभाग्य, यानी प्रेमघन जी की सबसे प्रमुख नाटक कौन है? तो भारत। एक और था जिनका नाम था प्रयाग राम गमन, नहीं प्रयाग राम गमन, वो भी था, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है उनके? चलिए आगे। प्रेमघन जी ने किस समाज की रचना की है? तो याद रखेंगे उन्होंने किस समाज की? रसिक समाज की रचना की थी। ठीक है, अब आगे प्रेमघन की काव्य कीर्ति क्या है, माने उन्होंने कौन कौन सा लिखा है? आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्ष, जीर्ण जनपद, इनमें सभी थे। क्या हो जाएंगे? क्योंकि इनकी सभी रचना है तो इसीलिए सभी लिखेंगे। आगे प्रेमघन जी ने डफाली किसे कहा है? देखिए डफाली तो देशभक्त को, मूर्ख को, विदेशी चीजों का समर्थन करने वालों को, या आलसी को? तो डफाली कहा है जो विदेशी चीजों का समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? डफाली। यानी भारत में भारतीयता उनको अच्छा नहीं लगता है, अब विदेशी चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं, उनको उन्होंने क्या कहा भाई? डफाली। अब आगे चलते हैं, कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगता है? तब विदेशी चाल चलन। क्या अच्छा लगने लगता है? कोई दिक्कत? अब आगे चलेंगे, कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करते हैं? ऑप्शन है दुख भोगी, विलासता भोगी, सुविधा भोगी और आलस भोगी। तो किसकी उन्होंने आलोचना किया है? तो अभी पीछे पढ़े थे, सुविधा भोगी जो है, सुविधा भोगी ऐसे लोगों की उन्होंने आलोचना किया है। यानी हमारे देश में जो नेता लोग हैं उनकी उन्होंने क्या किया है? आलोचना, उनको कहा सुविधा भोगी। ठीक है, तो उनकी आलोचना किया है। आगे चलते हैं, उन्होंने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना किया था? रसिक समाज, हम लोग पढ़े थे अभी। कौन होगा नंबर? सी नंबर। किसी को दिक्कत? अब आगे, प्रेमघन जी की मृत्यु कब हुई? तो 1918, 20, 22, कब हुआ? चलिए 22 में। स्वदेशी कविता पाठ के लेखक कौन है? पूरा नाम क्या उनका? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, प्रेमघन जी की साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन है? साप्ताहिक पत्रिका थी उनकी नागरी नीरद, याद रखेंगे कौन था? ठीक है, आगे प्रेमघन जी की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन है? 4 ऑप्शन है, हार्दिक हर्षदर्श, जीर्ण जनपद, विरंचन पंजंग, प्रयाग रामगमन। क्या होगा? क्योंकि उसमें भारत सौभाग्य नहीं है तो इसीलिए इनका कौन रहेगा? अब प्रयाग राम गमन। कोई दिक्कत? आगे हैं, प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? जो उनकी मासिक थी तो आनंद कादिम्बनी। क्या नाम था उनका? आनंद कादिम्बनी उनकी मासिक पत्रिका। नीरद क्या था उसका? नीरद साप्ताहिक थी, और ये मासिक है कौन? आनंद कादिम्बनी। प्रेमघन के मुख्य रूप से किस भाषा के कवि थे, यानी किस भाषा में वो लिखते थे? तो वर्ज, देवनागरी, भोजपुरी, कन्नड़। किस में लिखते थे? वर्ज भाषा में लिखते थे, बाद में चले गए थे खड़ी बोली में। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है शायद, प्राचीन भारत में चारों वर्णों की चाह थी, अब कैसी चाह थी? ऑप्शन है कलाकृति, दासवृत्ति, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऐसे दोहा के सबसे अंतिम वाली जो दोहा है, 10वां दोहा, उसमें इसका आंसर छुपा हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। तो देख करके कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि इसका कौन सा आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे। इस सब कमेंट में आप लिखेंगे ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, है ना? तब इसके लिए कल मिलेंगे। थोड़ी सी गर्मी बहुत ज्यादा है, तो हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।